है और तीसरा महीना है और 2024 चल रहा है। चलो, फर्स्ट टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं कॉल्स इन एरियर, जो हम लास्ट क्लास में भी एक बार हम कर चुके हैं, बट थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। और पढ़ेंगे हम कॉल्स इन एडवांस, तो इसका भी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेंगे। मैं आपको जर्नल एंट्री इसीलिए शुरुआत में बता रही हूँ कि आपको इस पूरे चैप्टर में जर्नल एंट्री ही करनी है, ठीक है। इसमें बुक में आपको सबसे पहले बैलेंस शीट का परफॉर्मा बताया कि आपको बैलेंस शीट पे कैसे दिखानी है चीजें, मैं वो पहले नहीं बता रही, पहले आप जर्नल एंट्री कर लो, फिर वो बताऊंगी आपको कैसे आपको बैलेंस शीट में इसको लिखना है, ठीक है। कॉल्स इन एडवांस कैसे लिखना है, कॉल्स इन एडवांस कैसे लिखना है, वो सारी चीजें एक साथ बताऊंगी। हाँ, ये एसेट, वो अभी जर्नल एंट्री करेंगे तो पता चल जाएगा। और एडवांस का तो मतलब भाई हमने किसी से एडवांस लिया तो ऑब्वियसली सी बात है हमारी लाइबिलिटी है। और कॉल्स इन एरियर, किसी पे हमारा ड्यू है तो वो हमारी एसेट है क्योंकि वो फ्यूचर में मिलने वाली है ना। और तीसरा टॉपिक क्या है, अंडर सब्सक्रिप्शन। हाँ, अंडर सब्सक्रिप्शन। और फोर्थ टॉपिक क्या होगा, ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। ओवर सब्सक्रिप्शन हम 2 दिन में मैंने गलत लिख दी, ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। ओवर सब्सक्रिप्शन थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो वो सिर्फ आज में नहीं खत्म हो पाएगा, है ना, क्योंकि हम ये भी कवर कर रहे हैं, इसीलिए आज में ये खत्म नहीं हो पाएगा। लेकिन इसका बेसिक मैं बता दूंगी आज में, और फिर और बड़ा क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है। और मोस्टली 90% क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन के ही आते हैं एग्जाम में। ओवर सब्सक्रिप्शन होगा क्वेश्चन में, उसके बाद फोर फीचर होगा, प्रोडक्ट, मतलब सारी चीजें फिर ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन ही देके किया जाएगा, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो पहले हम करेंगे कॉल्स इन एरियर का। कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या है कि कोई एक बंदा है जिसने सब्सक्राइब किए, मान लो 100 शेयर सब्सक्राइब किए, हमने कॉल किया अलॉटमेंट पे कि अलॉटमेंट पे 3 रुपए ड्यू था और 3 रुपए ड्यू है, हमने कॉल किया उस बंदे को, बट उसने क्या किया, उसने पैसा नहीं दिया। इसका मतलब क्या हुआ, हमने जब जर्नल एंट्री डाली होगी एप्लीकेशन पे तो फुल अमाउंट आया, एप्लीकेशन के टाइम पे फुल अमाउंट आया होगा, मान लो एप्लीकेशन पे 4 रुपीज, अलॉटमेंट पे 3 रुपीज, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितने बचते हैं, बैलेंस कितने, 3 रुपीज, ठीक है। हमने फर्स्ट एप्लीकेशन पे तो मिल ही जाएगा पैसा, क्योंकि वो एप्लीकेशन के टाइम पे होगा जब अप्लाई किया होगा, ठीक है। अब सेकेंड टाइम पे क्या करते हैं, हम अलॉटमेंट के ड्यू की एंट्री डालते हैं कि इस पब्लिक का ड्यू की एंट्री डल गई, ठीक है, ड्यू हो गया पैसा। अब हम उनको कॉल करेंगे, उनको बोलेंगे कि हमारा पैसा ये दो, अलॉटमेंट का पैसा दो, ठीक है। अब क्या है, किसी एक बंदे का, मान लो एक्स नाम है उस बंदे का, या चलो राम मान लेते हैं, राम है जिसके ने 100 शेयर परचेज किए थे, ठीक है, बट उस बंदे ने क्या किया, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। अलॉटमेंट पे नॉट पेड लिख देती, शॉर्ट में लिख देती हूँ, अलॉटमेंट नॉट पेड, अलॉटमेंट पे पैसा नहीं दिया। और जब नहीं दिया पैसा, इसका मतलब जितने भी बाकी सब्सक्राइबर थे उन्होंने तो दे दिया, बट राम ने 100 शेयर के हिसाब से 3 रुपए पर शेयर नहीं दिया, मतलब 300 रुपए हमको रिसीव नहीं हुए, अभी नहीं हुए रिसीव, जो कि हमारे ड्यू बनते हैं, ठीक है। और जो कि हमको फ्यूचर में मिलेगा, क्योंकि ये हमारा डेटर है ना राम, क्योंकि उससे मिलेंगे पैसे हमको, तो अभी नहीं मिले कोई बात नहीं, तो इस 300 रुपए को क्या करेंगे हम, कॉल्स इन अरियर को डेबिट कर देंगे, ये एक अकाउंट ओपन कर देंगे और इसको डेबिट कर देंगे 300 के नाम से।
कि ये हमको फ्यूचर में मिलेगा। इसका नेचर क्या होता है? एसेट का, क्योंकि ये राम कौन है? डेटर है कंपनी का। ठीक है, अब ये हमने सेकंड क्लास में कर लिया था, तो मुझे जर्नल एंट्री के लिए कोई क्वेश्चन देने की जरूरत है नहीं। अगर सेम किसी और पर्सन का भी हो, दोनों का अकाउंट सेम यूज में, दोनों का सेम यूज में होगा। जैसे मान लो राम का भी 100 शेयर है, एक है श्याम, उसके थे 200 शेयर, उसने भी अलॉटमेंट पे पे नहीं किया। ठीक है, उसके भी 200, हाँ उसके भी 200 शेयर थे, उसने अलॉटमेंट पे भी पे नहीं किया और फर्स्ट कॉल भी पे नहीं किया। ठीक है, तो इसने, श्याम ने 200 के हिसाब से अलॉटमेंट पे कितने रुपए पे नहीं करे होंगे? 600 अलॉटमेंट पे पे नहीं करे, और फाइनल कॉल के कितने रुपए? इंटू 3, 600 उसके, इसके टोटल मिला के तो 1200 हुई, लेकिन अलॉटमेंट पे 600 रुपए। हाँ, क्योंकि एंट्रीज हम अलग ही अलग डालते हैं, तो जो भी अलग अलग एंट्री डालेंगे उसका 600 इसमें से डिडक्ट करेंगे, 600 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में से डिडक्ट करेंगे। आया समझ में? अब करते हैं हम कॉल्स इन एडवांस की। कॉल्स इन एडवांस, हमने कॉल किया, बट हो सकता है किसी बंदे ने हमको एडवांस में ही पैसा दे दिया पहले ही। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, इशू किया उसने शेयर्स, इशूड शेयर्स 10,000, ठीक है, ऑफ ₹10, ऑफ ₹10, ठीक है। मनी received by an application पे ₹4, अलॉटमेंट पे ₹3, फर्स्ट कॉल पे ₹2, एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल, हाँ चलो प्रीमियम भी ले लेते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, एट, हाँ चलो एट प्रीमियम ₹2 ई, ठीक है। सेकंड एंड फाइनल कॉल पे ₹1, प्रीमियम ले लेते हैं हम, एप्लीकेशन पे ले लेते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन पे ले लेते हैं। ओके, अब इसकी जर्नल एंट्री करते हैं, यहाँ पे कर। फर्स्ट एंट्री क्या होगी? फर्स्ट एंट्री, हाँ केस तो बनाया ही नहीं मैंने कि कॉल इन एडवांस का। अ पर्सन हु applied for 60 shares did not pay, नहीं, paid all money at application, ये क्वेश्चन हो गया। अगर हम इसी में चाहें तो कॉल्स इन एरियर भी बना सकते हैं, बट अभी हम सिर्फ कॉल्स इन एडवांस को अलग से समझते हैं, फिर मिक्स वाला करेंगे एक बार एक क्वेश्चन। फर्स्ट एंट्री क्या होगी? फर्स्ट एंट्री होगी रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अभी कैसे डलेगी? जब हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे ना, तब डलेगी सिक्योरिटी प्रीमियम। पहले सिर्फ रिसीव करने की, पैसा कितना आया एप्लीकेशन के टाइम पे 4 + 2 ₹6 आए, ठीक है, तो हम ये जो है वो हम लिखेंगे, डेबिट करेंगे, और शेयर एप्लीकेशन 10,000 शेयर थे और ₹6 के हिसाब से आई, तो 60,000 हमारे पास रिसीव हुए, ठीक है। सेकंड, टोटल अमाउंट शेयर एप्लीकेशन
पे आए वो 60,000 आए, वो शेयर कैपिटल में और सिक्योरिटी प्रीमियम में डिवाइड, वो जब हम ट्रांसफर करेंगे तब करेंगे। ठीक है, तो सेकेंड एंट्री क्या डलेगी हमारी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, पहले तो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दो और सेकेंड कर दो सिक्योरिटीज प्रीमियम में। ठीक है, अब कितने कितने के हिसाब से, एप्लीकेशन पे तो आपका 60,000 है, क्योंकि जितने से क्रेडिट हुआ है बाद में उतने से डेबिट होगा, क्योंकि उसकी वैल्यू खत्म करनी है। शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर होगा, सिर्फ ये 4 रुपए जो एप्लीकेशन में एक्चुअल में रिसीव करने थे, तो 10,000 इंटू 4 इक्वल्स टू 40,000, और सिक्योरिटी प्रीमियम में 2 रुपए के हिसाब से, मतलब कि 20,000, 10,000 इंटू 2 रुपीज। ये आया समझ में। अब एक पर्सन था जिसने 60 शेयर अप्लाई किए थे, उसने एप्लीकेशन के टाइम पे ही सारी मनी दे दी, तो अभी जो हमने जर्नल एंट्री कर दी वो सिर्फ 4 रुपए के हिसाब से करी और 10,000 के शेयर के हिसाब से करी। इतना समझ में आया। बट एक पर्सन जिसने 60 शेयर लिए थे, उसने तो पूरे 10 रुपीज मतलब 12 रुपीज दे दिए एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। तो 60 इंटू 720, ठीक है। हाँ 60 शेयर है, ओनली 60 शेयर है, ठीक है, 60 शेयर है, 12 रुपए का है, मतलब 720 इसके तो पूरे ही रिसीव हो गए। बट अभी हमने यहाँ पर जर्नल एंट्री इस 60 शेयर की कितनी डाली, सिर्फ ये 4 रुपए की और ये प्रीमियम का 2 रुपए, ये तो रही गया बाबू। कितने रुपए रह गए अभी, जो अभी इसका कॉल इन एडवांस रिसीव हो गया, ये 3 रुपए, ये 2 रुपए, ये 1 रुपए, ये तीनों तो उसने अभी एप्लीकेशन के टाइम पे एडवांस पे कर दिया। ठीक है, तो कितने शेयर, 2 और 3 5, 5 और 1 6, तो 60 शेयर के हिसाब से 6 पर शेयर उसने एडवांस में पे कर दिए। समझ में आया, 360। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां पर जो हमने ये 60,000 रखा है, इसमें 360 और ऐड करेंगे, इसको हम रब कर देते हैं। 60,360, 60,360। ठीक है, समझ में आ रहा है। गलत मैंने इसीलिए पहले बताया कि आपको वो गलती को पता चले कि हमने कहाँ गलती करी, उसको करेक्ट कैसे करना है। ठीक है, शेयर कैपिटल में 40,000 ट्रांसफर हो गए, सिक्योरिटी प्रीमियम में 20,000। अब एक और एंट्री डलेगी, 2 कॉल्स इन एडवांस, जिसमें कितने ट्रांसफर होंगे, 360। अब हुई है ये करेक्ट जर्नल एंट्री। अब आया समझ में, दिमाग बस यही लगाना है। जो ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है ना, उसमें भी ऐसे ही दिमाग लगाना है, जैसे कॉल्स इन एडवांस में लगाया हमने। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब ये, कभी कभी उसमें भी कॉल्स इन एरियर का भी केस दे देते हैं, कॉल्स इन एडवांस। जब ओवर सब्सक्रिप्शन के बुक में से क्वेश्चन करेंगे ना, तो उसमें सब कुछ उसमें घुसेड़ रखा है, कॉल्स इन एरियर भी, कॉल्स इन एडवांस भी। इसीलिए मैं पहले कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस बता रही हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो ये तो बेसिक आता नहीं है, ओवर सब्सक्रिप्शन करने बैठ गए सीधा ही, है ना। तो इसका कॉल्स इन एडवांस का एक और ऐसा ही एग्जांपल ले लेते हैं। कॉल्स इन एरियर का क्या लेंगे, उसमें जैसे हमें पेमेंट एंट्री क्या होगी, बैंक या फिर देखो मान लो केस है हमारे पास कि एक पर्सन था राम, जिसने 200 शेयर अप्लाई किए, हमने उसको 200 शेयर अलॉट भी कर दिए, दे भी दिए। ठीक है, और अलॉट मान लो एप्लीकेशन पे 4 रुपए था, अलॉटमेंट पे 3 रुपए था, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपीज था और फाइनल कॉल पे 1 रुपीज। इस तरीके से एग्जांपल ले लो। राम ने क्या किया, अलॉटमेंट तक का पैसा तो पे कर दिया, बस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं किया।
तो ये जो 2 रुपए अभी तक पे नहीं किया, ये तो ड्यू रह गया ना कंपनी के लिए, ड्यू अमाउंट हो गया। मतलब अभी राम उसके लिए डेटर है कि फ्यूचर में वो जो 3 रुपए हैं वो मिलेंगे, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपीज एंड फाइनल कॉल पे 1 रुपीज, है ना। तो कॉल सिनेरियो को डेबिट करेंगे कि जो हमने फर्स्ट कॉल की थी उस पे अभी 200 रुपए के हिसाब से 2 रुपए अरियर है पैसा, एंड ऐसे ही सेम फाइनल कॉल पे 200 शेयर के हिसाब से 1 रुपए के हिसाब से आपको 200 रुपए टोटल अरियर है, टोटल मिला के 600 रुपए अरियर बनेगा। ठीक है, मान लो फाइनल कॉल के बाद उसने पैसा दे दिया कंपनी को, फिर सीधी सी एक जनरल एंट्री लगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर, क्योंकि जब ड्यू करा और जो उसने पैसा नहीं दिया तो उसको कॉल्स इन अरियर एक अकाउंट हमने ओपन कर दिया कि उसने कॉल्स इन अरियर नहीं दिया, तो कॉल्स इन अरियर नाम से उसका पैसा हमने क्या कर दिया, एक अकाउंट ओपन कर दिया, उसको डेटर बना दिया इस नाम से। तो उस डेटर को अब खत्म करना पड़ेगा क्योंकि अब पैसा रिसीव हो गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर, ये एंट्री डल जाएगी फिर। ठीक है, कॉल्स इन एडवांस का एक क्वेश्चन और देख ले, बुक में से देखती हूँ अब। बुक का क्वेश्चन लिख देती हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन, एक्स लिमिटेड issued share 2 lakh of rupees 10 each payable on application 3 rupees, allotment पे ₹2, 3 rupees on first call and ₹2 on second and final call. Amount due on allotment was received. ये लैंग्वेज समझ में आई कि अमाउंट जो अलॉटमेंट पे ड्यू था वो पूरा का पूरा रिसीव हो चुका है, तो यहां तक कोई भी कॉलिस एडवांस या कॉल्स इन एरियर नहीं है। ठीक है, ऑन द फर्स्ट कॉल being made, one shareholder holding 6,000 equity shares paid second and final call along with first call। समझ में आ गया होगा कि एक शेयर होल्डर है जिसने 6,000 इक्विटी शेयर को मिले, उसने सेकेंड एंड फाइनल कॉल का भी पैसा फर्स्ट कॉल के साथ ही दे दिया। ड्यू करेंगे तो खाली फर्स्ट ड्यू होगा, तो टू कॉल इन एडवांस करके सेकंड फाइनल कॉल का भी। हाँ ठीक है, यहाँ तक इतना हो गया। अब कॉल्स इन एरियर का भी डाल रखा है, मैं इतना ही दे रही हूँ, इतना ही करो। लिख दो पहले, मैं कर लूंगा। कॉल्स इन, इसके आगे जो लाइन लिखी है वो कॉल्स इन एरियर की है, इसलिए वो नहीं लिख रही, बस इतना ही है।
उसमें कॉल्स जो अभी मैं बोलूंगी उसमें बोला है कि जो 5 शेयर होल्डर थे जिसने 10,000 के इक्विटी शेयर होल्ड किए हुए थे उसने फर्स्ट कॉल पैसा नहीं दिया, तो कॉल्स इन एरियर का केस बन रहा है ना, वो सिंपल है अब क्योंकि कर चुके हैं इसलिए सिंपल है। ठीक है, तो अभी ये इतना जो केस बन रहा है वो कॉल्स इन एडवांस का, इतनी जर्नल एंट्री करो फाइनल कॉल तक की। चार शुरू की एंट्री तो बिल्कुल एज इट इज हो जाएंगी 2 लाख के हिसाब से एज इट इज। हुई एंट्री, पहले की 4 हो गई। फिफ्थ क्या करेंगे, फिफ्थ के टाइम पे हम पहले तो ड्यू करने की एंट्री डालेंगे। ड्यू करने में हम जनरल एंट्री क्या डालते हैं, फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर अच्छा शेयर कैपिटल नहीं आएगी, ये 6 लाख, ये हो गई हमारी ड्यू करने की एंट्री। अब रिसीव करने की एंट्री, अब कितना पैसा रिसीव होगा, एक तो फर्स्ट कॉल पे आपको सीधे सीधे 3 रुपए के हिसाब से पूरा का पूरा पैसा रिसीव हो जाए, ठीक है। और एक बंदे ने जिसने 6,000 इक्विटी शेयर होल्ड किए थे उसने सेकंड कॉल का भी पैसा दे दिया, मतलब मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देती हूँ 2 लाख इंटू 3 प्लस 6,000 इंटू 2, क्योंकि ये सेकंड कॉल का पैसा है एडवांस में ये रिसीव हुआ है, तो कितना हो रहा है 6,12,000 ये बैंक में रिसीव हुआ। 2 हाँ 2 शेयर फर्स्ट कॉल पे कितना हुआ हमारा 6 लाख का,
और 2 कॉल्स इन एडवांस। आ गया ना समझ में कैसे जर्नल एंट्री करनी है। अब इसके बाद सेकंड कॉल पे क्या होगी, ये तो 6 हो गई। अब 7 ड्यू करने की एंट्री, पहले ड्यू करने की एंट्री क्या होगी, शेयर, फाइनल कॉल शेयर, हाँ शेयर एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से होगी लेकिन, 2 रुपए है ना ये, 2 रुपए बचेगा, 2 रुपए के हिसाब से 4 लाख। 4 लाख। ठीक है, 8th एंट्री क्या डलेगी। अब बैंक में पैसा रिसीव होगा। अब आपने देखा है कि भाई ये 6,000 रुपए तो पहले ही रिसीव हो चुके हैं, है ना। तो इसको क्या करेंगे हम, कॉल्स इन एडवांस जो 12,000 एक बंदे ने पहले ही दे चुके हैं, तो इसको अब डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि वो बंदा अब ये 12,000 रुपए तो देगा नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी पे कर चुका है। तो यहाँ पे एंट्री कॉल्स इन एडवांस 12,000 रुपए डेबिट। ठीक है, 2 शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, कितने रुपए, 4 लाख। ठीक है, तो 4 लाख में से 12,000 तो वो बंदा देगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पे कर चुका है। तो एक्चुअल में कितने रिसीव होंगे, 4 लाख में से हम 12 लाख घटा देंगे तो 388 ये रिसीव होंगे हम। ये होगी हमारी जर्नल एंट्री। अब आया समझ में, ऐसे होनी है, लिख लो ये। एंट्री नहीं डालेंगे, लेकिन एक पर्सन ने दिया है सिर्फ, बाकी ने नहीं दिया, बाकी का तो ड्यू बनता है, उनको तो कॉल की जाएगी। जब उनको कॉल की जाएगी तो वो लोग पैसा देंगे। इस बंदे को भी कॉल की जाएगी, लेकिन ये कहेगा भाई मैंने तो पहले ही 12,000 दे दिए। तो कहते कोई बात नहीं भाई साहब, हम आपका पहले का सेटलमेंट कर लेते हैं जो एडवांस दे दिया। अब टॉपिक थर्ड, अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अंडर सब्सक्रिप्शन का क्या मतलब हुआ, उस दिन में मैंने बताया था। हमने इशू 1 लाख किए, लेकिन पब्लिक ने सब्सक्राइब सिर्फ 80,000 किए या 70,000 किए या 90,000 के लिए, मतलब 1 लाख इशू किए, बट उससे कम ही सब्सक्राइब हुए शेयर, तो उसे कहते हैं हम अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अब एज पर कंपनीज एक्ट क्या कहता है, नहीं एज पर सेबी एक्ट क्या कहता है। सेबी ने क्या बोला है, सेबी ने बोला है कि अगर एक कंपनी ऑफर करती है शेयर्स को, मतलब इशू करती है शेयर को, तो उसका 90% तो सब्सक्राइब होना जरूरी है। ठीक है, 90% नेसेसरी है कि वो सब्सक्राइब हो ही शेयर। इससे कम हुआ तो कैंसिल करना पड़ेगा कंपनी को, बिल्कुल सारे के सारे पैसा वापस करना पड़ेगा इससे कम हुआ तो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन, एक्स लिमिटेड इश्यूड 1 लाख shares of ₹10 each, but public subscribe only
85,000 shares. Okay. Pass the journal entry as per SEBI rule. अब जर्नल एंट्री क्या डलेगी इस टाइम पे? पहले तो आप यही देख लो, यहाँ पर सीधे सीधे परसेंटेज निकालेंगे तो कितना परसेंट? ओनली 85% आएगा ये, है ना? 85 डिवाइडेड बाय में 1 लाख मल्टीप्लाई में 100 इक्वल्स टू 5%. दिस इज क्या है? कंट्रावेंशन ऑफ, यस, कंट्रावेंशन ऑफ सेबी रूल. तो अब यहाँ पे एक नोटिंग कर देंगे. नोट क्या करेंगे? कंपनी does not offer shares less than 90% as per SEBI rule. So X Limited cannot offer shares to the public. बस कोई जर्नल एंट्री नहीं है. आगे समझ में? अब इसी में एक नेक्स्ट क्वेश्चन बना लेते हैं. X Limited issued 1 lakh shares of ₹10 each. ठीक है. और only 95,000 shareholder subscribe shares. अब यहां लिख देते हैं payable on application of ₹4 each and balance on allotment. अब जर्नल एंट्री डालो. क्या डालोगे? कंपनी ने 1 लाख के शेयर इशू किए, बट पब्लिक ने कितने ऑफर एक्सेप्ट की? सिर्फ 95,000 के. मतलब 90% से तो ऊपर के हैं, तो कंपनी इनको मना नहीं कर सकती, नहीं कर सकती बिल्कुल. तो अब जो जर्नल एंट्री डलेगी वो 95,000 के हिसाब से डलेगी, ना कि 1 लाख के हिसाब से. ठीक है. तो अब फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कितने के हिसाब से? 95,000 के हिसाब से इंटू 4 और 95 के हिसाब से इंटू 4 380. ठीक है. नेक्स्ट एंट्री पता है क्या डलेगी? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, फिर ट्रांसफर करने की एंट्री डाल देंगे. अब सेम एज किस चीज की एंट्री डलेगी? अलॉटमेंट की. यहाँ पे ना ही कॉल्स इन अरियर है और ना ही कॉल्स इन एडवांस है. ठीक है. ये सीधे सीधी एंट्री है. अंडर सब्सक्रिप्शन वाली बिल्कुल सिंपल होती है. जितने सब्सक्राइब हुए सिर्फ उतने की ही जर्नल एंट्री डलेगी. तो पहले ड्यू करने की एंट्री, शेयर अलॉटमेंट, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 95,000 इंटू 6 570 और सेकेंड होगी रिसीव करने के बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर
अलॉटमेंट 570 पता चला ना 1 लाख की जर्नल एंट्री क्यों नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ 95,000 ही सब्सक्राइब, 5,000 तो सब्सक्राइब ही नहीं हुए। ठीक है, ये केस था अंडर सब्सक्रिप्शन। सिंपल जर्नल एंट्री, लिखना चाहो लिख लो, ये सिंपल है। हाँ, बस एक अमाउंट के लिए दूसरा अमाउंट क्योंकि जो सब्सक्राइब शेयर इशू शेयर से। ठीक है, और मिनिमम कितने % होना चाहिए? 90% तो होना चाहिए, अदरवाइज मना कर दिया जाएगा कि हम इशू को शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? ओवर सब्सक्रिप्शन। यस, ओवर सब्सक्रिप्शन एग्जाम्पल से समझते हैं, बढ़िया। एक्स लिमिटेड ऑफर शेयर 1 लाख of rupees 10 each. Public subscribe shares 120, मतलब 1,20,000। मैंने 120 ऐसे बोला है, 1000 लगाया नहीं। ठीक है, इतने पब्लिक ने सब्सक्राइब किए 1,20,000 के लिए। कंपनी ने ऑफर कितने किए? सिर्फ 1 लाख के लिए। पब्लिक ने सब्सक्राइब किए 1,20,000 के लिए। ठीक है, मनी पेबल ऑन एप्लीकेशन। हम ज्यादा जर्नल एंट्री नहीं करेंगे, इसलिए मैं एप्लीकेशन और अलॉटमेंट लेके चलती हूँ अभी। ठीक है, मनी पेबल ऑन एप्लीकेशन of ₹5 each and allotment of ₹5 each। ज्यादा जर्नल एंट्री से अभी बचते हैं क्योंकि हमको कॉन्सेप्ट समझना है, इसीलिए। ठीक है, तो फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या करने की? कंपनी ने क्या किया? सिर्फ 1 लाख शेयर ही इशू किए कि लो हमारे 1 लाख शेयर परचेज करो। लेकिन पब्लिक क्या कहती है? हमको तो 1,20,000 शेयर चाहिए। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कंपनी के पास 1 लाख के शेयर हैं, पब्लिक कह रही है 1,20,000 के शेयर दो हमको। तो अब क्या करेंगे? हम उनको रेशोज में बांट देंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मान लो इसमें ही ले लेते हैं, अ शेयर होल्डर हु अप्लाइड फॉर 600 शेयर के लिए उसने अप्लाई किया, बट कंपनी अलॉटेड एज पर प्रोराटा बेसिस। प्रोराटा बेसिस का मतलब है कि जब 1 लाख के शेयर कंपनी ने इशू किए और लोगों ने 1,20,000 के सब्सक्राइब किए, तो प्रोराटा का मतलब है कि प्रोपोर्शन के हिसाब से उनको अलॉट किया जाएगा। ठीक है, और अप्लाई और अलॉटमेंट, अलॉट का मतलब एक शेयर होल्डर ने जिसने अप्लाई किए, मतलब जिसने सब्सक्राइब किए होंगे शेयर, आया समझ में? उसको एज पर प्रोराटा बेसिस शेयर्स को अलॉट किया गया है। अब हमको ये बताना है इस केस में कि उस बंदे को कितना शेयर अलॉट किया गया है, ये निकालना है। आया समझ में? कैसे निकालेंगे? ये शेयर होल्डर का शेयर निकालेंगे। ठीक है, शेयर्स अलॉटेड टू शेयर होल्डर, ये निकालना है हमको सबसे पहले। तो उसके पास कितने थे? 600 के शेयर थे, जो कि उसने क्या किया? अप्लाई किया है। अप्लाई किया मतलब पब्लिक ने कितने अप्लाई किए हैं? 1,20,000 के, तो डिवाइड कर देंगे 1,20,000 से और मल्टीप्लाई करेंगे जितनी कंपनी उसको देगी। कितने देगी? सिर्फ
1 लाख के हिसाब से ही प्रोपोर्शन में देना है ना। हाँ। अब देखो कितना आएगा, देखते हैं। सिर्फ 500 शेयर, उसने 600 शेयर अप्लाई किए थे, बट कंपनी ने उसे सिर्फ 500 शेयर ही अलॉट किए हैं। आया समझ में क्वेश्चन? ये ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में निकालना पड़ेगा हर एक क्वेश्चन में, कैसा भी दे वो क्वेश्चन, जब अप्लाई किया हो या अलॉट किया हो। इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा क्वेश्चन और बढ़ा देती हूँ, एक केस बढ़ा देती हूँ। ये तो एक शेयर होल्डर था, यहां पे कहते हैं अनदर शेयर होल्डर, अनदर शेयर होल्डर who's allotted share of no, 1000 उसको सिर्फ कितने मिले? 1000 शेयर। फाइंड आउट what amount to be paid on application। मैंने ये अपनी तरफ से क्वेश्चन बनाया है, ये कहीं भी बुक में कहीं नहीं मिलने वाला। पूरी बुक के 80 के 80 पेज छान मारो, नहीं मिलेगा। ये मैंने अपनी तरफ से खुद ही ड्राफ्ट किया है, ठीक है। अब इसका आंसर क्या होगा? ये तो हो गया इस वाले का आंसर, जो ऊपर केस दिया था, ये वाला आंसर, ठीक है। अब नीचे वाले केस का आंसर क्या होगा? यहां पे बोला है अलॉट किए गए हैं 1000 के शेयर, मतलब अप्लाई कितने करे होंगे, क्योंकि जितने अप्लाई करे होंगे उतने का पैसा तो कंपनी को वो दे चुका होगा ना, ठीक है। जितने अप्लाई किए उतने का वो पहला ऑलरेडी दे चुका है। मान लो कंपनी नहीं दे रही उसको उतने शेयर, तो कंपनी रिफंड कर देगी पैसा, लेकिन अभी एग्जिस्टिंग केस में तो वो दे ही चुका होगा ना, बाद में रिफंड मिल जाएगा। तो अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अलॉट 1000 के शेयर ही करे, तो अभी हमें निकालना है कि उसने अप्लाई कितने करे होंगे, ठीक है। तो यहां पे निकालेंगे शेयर अप्लाइड बाय शेयर होल्डर, 1000 शेयर। ये क्या थे? अलॉटेड थे ना, अलॉटेड थे। तो अलॉट कितने किए कंपनी ने? 1 लाख, तो 1 लाख शेयर। और निकालने क्या है हमको? अप्लाइड। और अप्लाई कितने करे हैं पब्लिक ने? 1,20,000 के। कितने आ जाएगा? 1200 शेयर। मतलब इस बंदे ने अप्लाई 1200 शेयर किए होंगे, जिसको सिर्फ 1,000 शेयर अलॉट किए गए हैं। अब एप्लीकेशन पे उसका कितना मनी होगा? ऑब्वियसली सी बात है 1000 इंटू उसके एप्लीकेशन पे कितना मनी होगा? 1200 इंटू एप्लीकेशन पे 5, 6000 रुपए उसने ऑलरेडी पे कर चुका होगा, ठीक है। तो उसको कंपनी कितना रिफंड करेगी? रिफंड बताओ कितना करेगी? 200 रुपए के हिसाब से 1000। क्यों 200 रुपए? क्योंकि अलॉट कितने किए गए? सिर्फ 1000 शेयर, और 12 के हिसाब से उसने पैसे दे चुका है ना। तो 200 रुपए के हिसाब से वो तो रिफंड करना पड़ेगा कंपनी को, ऑब्वियसली सी बात है। आया समझ में? ओवर सब्सक्रिप्शन में आपको अप्लाइड या अलॉटेड, ये आपको निकालना है। किताब में आपको फॉर्मूला दिया होगा, मैंने आपको फॉर्मूला बताया बस ये बताया कि कैसे करेंगे, हमने क्या, किसको नीचे रखा, किसको ऊपर रखा, बस मैंने ये बताया। कोई फॉर्मूला तो आपको रटने को नहीं दिया ना, बस प्रोपोर्शन में रखा मैंने एक तरीके से, प्रोपोर्शन में रखा। हाँ। अगर अलॉटेड निकालना है, 600 शेयर अप्लाई किए, तो अप्लाई को अप्लाई से डिवाइड कर दो, ठीक है। ऐसे यहाँ पे क्या किया? अप्लाइड निकालना है, और 1000 शेयर अलॉट किए गए, 1000 शेयर अलॉट किए गए, तो अलॉट को अलॉट से डिवाइड कर दो,
और मल्टीप्लाई में अप्लाइड कर दो, है ना। ये बुक में या स्कूल में टीचर रटवा देते हैं फॉर्मूला, हाँ है ना। तो अगर हम ऐसे कॉन्सेप्चुअली समझेंगे तो रटने की जरूरत नहीं है। रटे हुए ये फॉर्मूले रट लेते हैं बच्चे, बार बार फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं जब क्वेश्चन करते हैं। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट समझा होगा तो नहीं भूलेंगे ये कि किस तरीके से करना। फॉर्मूला तो याद ही नहीं रखना, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखना है। आया समझ में? इस तरह अभी मैंने ये सिर्फ आपको फॉर्मूला ही निकालना सिखाया। अभी इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे होंगी, और आगे इसमें हो सकता है कॉल्स इन एरियर का भी केस दे दें, कॉल्स इन एडवांस तब का भी होगा ना केस दे कॉम्प्लेक्स, में पहले ही समझ गया है ना। यहाँ पे मतलब यहीं पे भी अगर कोई दिक्कत आई ना हाँ और डायरेक्ट उस टॉपिक पे चले जाएंगे तो हाँ समझ नहीं। हाँ, इसीलिए मैंने ये बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है ओवर सब्सक्रिप्शन वाला, इसीलिए मैंने बोला आज थोड़ा सा बेसिक समझेंगे और इसको फुल लेंथ में करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ताकि अच्छे से समझ आए। उस टाइम पे हम ओवर सब्सक्रिप्शन में कॉल्स इन अरियर भी ले लेंगे, कॉल्स इन एडवांस भी ले लेंगे, ऐसे लेंगे। और 2 क्वेश्चन करेंगे, पहले तो विदाउट प्रोरेटा करेंगे, फिर बाद में प्रोरेटा वाला भी केस समझेंगे। बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज इसी में ही होते हैं, इसीलिए इस टॉपिक को हम थोड़ा स्मूथली करेंगे कि दिमाग में ये चीजें घुस जाएं, है ना। तो आज की क्लास ये अकाउंट्स की यही खत्म करते हैं। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? हाँ। मैं बुक में कोई क्वेश्चन देख लेती हूँ होमवर्क के लिए।